हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएक्स विजर्ड। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में सीखे थे। उसी के साथ बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस इसका कंसेप्ट आपको दिया गया था। इस लेक्चर में हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ा हुआ कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता ही है कि एडीएमई यानी फार्माकोकाइनेटिक्स में जो दूसरा पैरामीटर आता है वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज इट इज अ फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस। दिस इज अ फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस। फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस in which the drug moves reversibly. Okay, reversible movement of drug, ये आपको याद रखना है। दिस इज अ की वर्ड, रिवर्सिबल मूवमेंट ऑफ ड्रग। ये कहां मूव करेगा? फ्रॉम ब्लड से, फ्रॉम ब्लड से कहां तक? टू द एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड्स। समझा देते हैं, देखिए, टू एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड्स एंड ऑर्गन्स। ब्लड से एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड और ऑर्गन तक। ठीक है, यहाँ पे रिवर्सिबल मूवमेंट। पहले ड्रग ब्लड से एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड्स एंड ऑर्गन में जाएगा, वहां पे जाके उसका एक्शन शो होगा। एक्शन शो होने के बाद वहां से मेटाबॉलिज्म होने के बाद फिर वो ब्लड तक आएगा, वहां से वो एक्सक्रीशन हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी व्हिच इज अंडर फार्माकोकाइनेटिक्स। आपको पता ही है ये। देखिए, इस डेफिनेशन को और एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। Drug distribution is the pharmacokinetic process in which there is reversible movement of drug, okay, from blood to the extravascular fluids and organs. So I hope आपको ये definition clear हो चुका है। देखिए, इससे पहले हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन समझ चुके हैं। वहां पे हम लोग ये स्टडी किए, ड्रग का मूवमेंट रिवर्सिबली होता है ब्लड से एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड तक, और वहां से एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड से फिर ब्लड तक। ओके, अब ये एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड्स होता क्या है, इसके लिए हमें जानना होगा अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। शरीर में बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया आपका, लिम्फ हो गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स जो आपके सीएनएस में मौजूद होता है, और बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट है बॉडी में। ठीक है, अब देखिए, बॉडी फ्लूइड का मेन जो कंपोनेंट है दैट इज वाटर। ठीक है, अब देखिए वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है इनसाइड द बॉडी। ये आप क्लासिफिकेशन देखिए जरा, टोटल बॉडी वाटर। आप जानते ही हैं ह्यूमन बॉडी का 70 to 75% इज वाटर। अब ये जो वाटर है एक्चुअली इसका वॉल्यूम डिफर करता है, ओके, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। जनरली ये 42 लीटर्स माना जाता है। ओके, यानी हमारे शरीर में मोर और लेस 42 लीटर वाटर प्रेजेंट है। अब देखिए, ये जो 42 लीटर वाटर है कैसे ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे ये चैनलाइज होता है। ये प्रेजेंट होता है मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ओके, ईसीएफ एंड आईसीएफ, शॉर्ट में आईसीएफ। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जनरली 14 लीटर प्रेजेंट होता है, 14 लीटर, 14 लीटर्स। और इंट्रा सेलुलर में इससे डबल यानी 28 लीटर्स।
ओके। अब देखिए, हम जानते हैं एक ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है एक सेल। ओके। अब सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स, न्यूक्लियस मान लीजिए आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, सब कुछ सेल के अंदर हवा में तो तैरता नहीं है। वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नाम का एक जेली लाइक मैट्रिक्स है, उसमें बैठा रहता है। उस साइटोप्लाज्म में जो साइटोसॉल है, दैट इज एक्चुअली वाटर। उसके साथ कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, बेसिकली दैट इज वाटर। अब पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने सारे सेल्स मौजूद है, उनके अंदर टोटल मिला के एस्टिमेट 28 लीटर्स पानी सेल के अंदर ही से मौजूद है। और सेल के बाहर ब्लड मान लीजिए, लिम्फ मान लीजिए, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मान लीजिए, आंखों में एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, जो भी बहुत सारे लिक्विड्स है, उनको मिलाकर टोटल 14 लीटर्स होते हैं। इसके अंदर ब्लड भी आ जाता है। ओके। यानी शरीर के अंदर, मतलब सेल के अंदर ज्यादा पानी प्रेजेंट होता है। अब देखिए, ईसीएफ जो है, उसको कैसे क्लासिफाई, फर्दर क्लासिफाई किया जाए। देखिए, ईसीएफ में आएगा आपका सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा, दिस इज द वाटर पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड में जो वाटर प्रेजेंट है, दैट इज एक्चुअली प्लाज्मा। ये बेसिकली 3 लीटर्स होता है, 3 लीटर्स। इसके बाद आ जाएगा आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जनरली 10.5 लीटर मतलब वाटर प्रेजेंट होता है। और तीसरा आएगा आपका ट्रांस सेल्यूलर फ्लूइड। इसके अंदर जनरली हाफ लीटर पानी मौजूद होता है। अब देखिए, शरीर में जितना वाटर प्रेजेंट है, वो ईसीएफ एंड आईसीएफ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आईसीएफ तो मान लीजिए सेल के अंदर जो फ्लूइड या जो वाटर प्रेजेंट है, उसे कहा जाता है। उसमें 28 लीटर होता है। और सेल के बाहर जो बाकी सारे कंपार्टमेंट्स है, उनमें 14 लीटर पानी मौजूद होता है। अब इस ईसीएफ को तीन ठो मेजर सब सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी ब्लड का जो वाटर कंपोनेंट होता है, दैट इज प्लाज्मा। इनमें 3 लीटर पानी मौजूद होता है। उसके बाद आ जाएगा आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 10.5 लीटर पानी मौजूद होता है ऑन एन एवरेज। एंड लास्टली ट्रांससेलुलर फ्लूइड, जिसमें 0.5 लीटर पानी मौजूद होता है। तो आई होप आपको बॉडी में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है, पानी कैसे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो पैटर्न आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब देखिए, इस आपको तो शायद प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगा ही, बता भी दिए वो ब्लड में, ब्लड ब्लड का ही एक्चुअली वाटर कंपोनेंट है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता क्या है, और ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड होता क्या है। देखिए, इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे हम लोग। इसे मिटा देते हैं पहले। देखिए, हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो है, उसको भी समझ लेंगे। देखिए, ब्लड का जो मूवमेंट है शरीर में, वो ऑलवेज थ्रू ब्लड वेसल्स यानी पाइपलाइन की मदद से बॉडी में सर्कुलेट होता है। ऐसा नहीं है कि बॉडी में चारों तरफ ब्लड बिखरा हुआ रहता है, ऐसा नहीं है। वो ऑलवेज एक सोफिस्टिकेटेड पाइपलाइन की मदद से, व्हिच इज एक्चुअली ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन, ब्लड कैपिलरीज, सब ब्लड वेसल के अंदर आता है। वो वेसल के माध्यम से ही सर्कुलेट होता है, इसके इससे बाहर वो नहीं जा पाता है। देखिए, जो ब्लड का सर्कुलेशन का जो ब्लॉक डायग्राम, बेसिक डायग्राम ऐसा है। मान लीजिए ये आपका हार्ट है। ओके। यहां से फ्रॉम द लेफ्ट साइड एओर्टा की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका टिश्यू में। ओके। टिश्यू में आएगा, टिश्यू में यूटिलाइज होगा वो, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो चला जाता है फिर से हार्ट में। ये आपको मालूम है। वहां से थ्रू हार्ट एज ए पंप, वो इसे भेज देता है इनसाइड द लंग्स।
आपको पता ही है लंग्स में कौन सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस का नाम आप कमेंट में जरूर लिखिए। देखिए, उस प्रोसेस की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है और वहां से एओर्टा की मदद से फिर से सर्कुलेट हो जाता है। दिस इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी। अब देखिए, ये जो इंटरनल ऑर्गन्स है या ब्लड वेसल्स जो है, सब शरीर के अंदर हवा में तो तैरता नहीं है, वो एक फ्लूइड के द्वारा सराउंडेड होता है। ओके, मतलब ये जो हार्ट है, इसके चारों तरफ एक फ्लूइड का प्रोटेक्शन लेयर है जो एक्चुअली इंटरनल फ्रिक्शन में, मतलब फ्रिक्शन को रोकने में मदद करता है, आपस में फ्रिक्शन ना हो। आप एनाटॉमी में देखे होंगे, जो लंग्स है और जो हार्ट है एकदम क्लोज रहते हैं एक दूसरे के अंदर। अब इन दोनों में कोई अगर फ्रिक्शन ना हो, कोई कोलिजन ना हो, इसीलिए एक फ्लूइड इसे मतलब कवर करके रखता है। दैट फ्लूइड ऑल्सो सराउंड्स द ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल जो शरीर में दौड़ता है यहाँ से, वो ऑलवेज एक फ्लूइड में, मतलब फ्लूइड के अंदर रहते हैं। ओके, सिंक कंडीशन में रहते हैं। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ऐसे मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल है। ओके, ये एक ब्लड वेसल है जिसकी मदद से ब्लड का मूवमेंट होता है थ्रू आउट द बॉडी। ओके, अब ब्लड यहां से मूव करता है, लेकिन ये जो ब्लड वेसल जो है, वो शरीर के अंदर एक ब्लैंक स्पेस पे तो प्रेजेंट नहीं है, वो एक फ्लूइड के द्वारा चारों ओर से कवर किया गया है। ये जो फ्लूइड है आउटसाइड द ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल के बाहर। ये मान लीजिए एक ब्लड वेसल का अंदर का सीन है। ओके, अंदर का सीन है। इसके बाहर जो है, जो फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, और ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो है, वो एकदम सेलुलर लेवल में है। मान लीजिए ये एक सेल है। ओके, ये दूसरा सेल है। अब इसके चारों तरफ, जो सेल के चारों तरफ जो फ्लूइड है, दैट इज ट्रांससेलुलर। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। सो आई होप आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ट्रांससेलुलर फ्लूइड में अंतर समझ आ चुका है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए, एक ड्रग कैसे इन सारे फ्लूइड्स को क्रॉस करते हुए अपना टारगेट तक, यानी सेलुलर लेवल तक रीच करता है। देखिए जरा, आप जानते हैं, इन केस ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये डायग्राम आपको पहले भी ड्रॉ करके दिखाए हैं, फिर से दिखा रहे हैं आपको सिंपली में। ये हमारा जीआई ट्रैक्ट का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। अब जानते हैं, यहाँ से स्टमक से गैस्ट्रिक वेन, यहाँ से सुपीरियर इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन, ये सब आके मतलब आता है लिवर तक थ्रू कॉमन कॉमन ब्लड वेसल जो है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन से हेपाटिक वेन निकल के आता है आपके हार्ट तक, हार्ट के इंफीरियर वेना कवा तक। वहां से ये मूव करते हुए चला जाता है लंग्स तक, वहां पे गैसियस एक्सचेंज होके फिर आता है आपका हार्ट में, वहां से एओर्टा की मदद से बॉडी में सर्कुलेट होता है। ओके, अब देखिए, तब वो ड्रग ब्लड में प्रेजेंट है, इनसाइड द ब्लड वेसल्स। अब देखिए, ब्लड वेसल से वो कैसे मतलब अपने टारगेट साइट तक पहुंचेगा। वो ऐसे पहुंचता है, मान लीजिए ये आपका ब्लड वेसल है, जो डायग्राम थोड़ी देर पहले आपको ड्रॉ करके दिखाए थे। इस ब्लड वेसल है, इसे कहा जाता है एंडोथेलियम। ओके, एंडोथेलियल सेल्स। जो एपिथेलियल सेल्स ब्लड वेसल को मेक करते हैं, तैयार करते हैं, उसे एंडोथेलियल्स कहा जाता है। ड्रग जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, उसे जाना है आपके मतलब अपना टारगेट तक।
सबसे पहले उसे करना होता है, जो एंडोथेलियल सेल है दैट इज एक्चुअली बायोलॉजिकल बैरियर की तरह से एक्ट करता है। अब एब्जॉर्प्शन होने के लिए यहां से बायोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करना होता है, माफ कीजिए एब्जॉर्प्शन होना नहीं है, टारगेट साइट तक डिस्ट्रीब्यूट होना है, ओके पहुंचना है वो थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो भी हो, जो प्रोसेस आपको पहले पढ़ाया गया है उस प्रोसेस की मदद से इस बैरियर को क्रॉस करता है। अब क्रॉस करने के बाद ही देखिए वो ब्लड वेसल के बाहर आ गया। बाहर आने का मतलब यही है कि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ चुका है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक। ओके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड तक वो पहुंच चुका है ये ड्रग। अब देखिए वहां से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिसॉल्व होने के बाद वो पहुंच जाएगा ट्रांससेलुलर फ्लूइड तक, यानी द विसिनिटी ऑफ द सेल। देखिए सेल के एकदम करीब आ चुका है, ये मान लीजिए सेल है, दोनों एडजेसेंट सेल अगल बगल बैठा हुआ, यहां से ट्रांस सेलुलर फ्लूइड तक, यानी जो फ्लूइड सेल के आजू बाजू रहता है, ओके दैट इज ट्रांससेलुलर फ्लूइड, यहां तक आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, तब देखिए ये अपना टारगेट साइट रीच कर चुका है। यहाँ पे जो रिसेप्टार्स होंगे वहां पे वो जाके बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेगा। दिस इज द एक्चुअल मेथड ऑफ हाउ अ ड्रग मूव्स फ्रॉम ब्लड टू द टारगेट साइट। ये आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मेन जो फंडा है, यही है, आपको ये जानना है आपके लिए। देखिए हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म समझ चुके हैं, कैसे एक ड्रग ब्लड से एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड तक पहुंच सकता है और वहां से फिर से ब्लड में रिटर्न आ सकता है। ओके, अब देखिए ब्लड से डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो कौन कौन से ऑर्गन तक पहुंच जाएगा, ये डिपेंड करता है उस ऑर्गन में ब्लड परफ्यूशन रेट कितना है। ओके, ब्लड फ्लो कितना ज्यादा होता है, अगर ज्यादा ब्लड फ्लो होगा वो ड्रग उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ज्यादा पहुंचेगा। और ये डिपेंड भी करता है उस ड्रग का एफिनिटी कैसा है। फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन जैसा ड्रग्स है वो मेनली टीथ और बोन्स यानी हड्डियों में और दांतों में ज्यादा मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिजिटालिस आपको बाद में पढ़ेंगे कार्डियक फार्माकोलॉजी में, डिजिटालिस या डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सिन, ये सब ड्रग्स मेनली हार्ट में यानी कार्डियक टिश्यू में जाके बाइंड होता है ज्यादा। ओके, ऐसा ही होता है। फिर मान लीजिए आपका मलेरिया का जो ड्रग है यानी क्लोरोक्वीन, वो क्लोरोक्वीन जो है मेनली आपके लिवर में और रेटिना में जाके एक्यूमुलेट होता है। डिपेंड करता है उस ड्रग का एफिनिटी कैसा है। अब देखिए अगर ब्लड फ्लो के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा ब्लड फ्लो होता है आपका ब्रेन में। ओके, क्योंकि ब्रेन इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन इन द बॉडी। वहां पे अगर ब्लड फ्लो कम हो जाए तो हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात होगा। लेकिन हमें ये भी साथ साथ जानना जरूरी है कि ब्रेन में पहुंच जाना मतलब इजी एक्सेस ऑफ ब्रेन इज नॉट डिजायरेबल। हमें नेचर के द्वारा एक प्रोटेक्टिव बैरियर दिया गया है, जो कोई अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस, मान लीजिए जैसे कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो या बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। आपको पता ही होगा कि बैक्टीरिया से मतलब दो तरह का टॉक्सिन मिलता है, एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। ओके, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और उस टॉक्सिन अगर ब्रेन टिश्यू तक पहुंच जाए तो वो वेरी हार्मफुल है। इसीलिए वैसा अनवांटेड जो सब्सटेंस है वो ब्रेन तक ना पहुंचे, इसीलिए नेचर ने हमें ऐसे डेवलप किया गया है, हमें मिला है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर, दिस इज अ नेचुरल बैरियर। ओके, नेचुरल एक बैरियर है, नेचुरली हमें मिला है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इनसाइड द सीएनएस। आपको पता ही है सीएनएस में बहुत ब्लड सप्लाई होता है, लेकिन उस ब्लड की मदद से अगर कोई अनवांटेड पार्टिकल पहुंच जाए दैट इज वेरी हार्मफुल। इसीलिए देखिए मान लीजिए ये है एक ब्लड वेसल जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई करता है, ये उसका एंडोथेलियल सेल्स। और यहाँ पे मान लीजिए इसका ब्रेन टिश्यू यहाँ पे मौजूद है, ये है आपका ब्रेन टिश्यू। अब देखिए नेचर ने हमें थ्री लेयर प्रोटेक्शन दिया है यहाँ पे। कैसे?
इसका जो ब्लड वेसल का जो एडजेसेंट लेयर है उसे कहा जाता है पेरिसाइट। पहला वॉल ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज पेरिसाइट्स। ओके, इसे कहा जाता है पेरिसाइट। इसके ऊपर का जो प्रोटेक्शन लेयर है उसे कहा जाता है एस्ट्रोसाइट्स। ये है एस्ट्रोसाइट। इसके ऊपर का जो प्रोटेक्शन लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर, उसे कहा जाता है ग्लायल सेल्स। ये है ग्लायल सेल्स। ओके, और इसके बीच बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है। बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे यानी इन टिश्यूओं के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, ग्लायल सेल, एस्ट्रोसाइट, पेरिसाइट, ये सब न्यूरोनल टिश्यू से बना हुआ है और एक प्रोटेक्शन लेयर देता है, जैसे कोई भी अनवांटेड पार्टिकल, मान लीजिए ये कोई अनवांटेड पार्टिकल है, वो आसानी से डिफ्यूज ना कर पाए। ओके, लेकिन देयर आर सम मेडिकल कंडीशंस, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, इंसेफेलाइटिस, वायरल या बैक्टीरियल इंसेफेलाइटिस। उसमें होता क्या है, ये सब सेल का ये एक्चुअली एक टाइट जंक्शन बना रहता है ऐसे। ओके, उस टाइट जंक्शन के मौजूदगी के कारण कोई पार्टिकल, अनवांटेड पार्टिकल, इसके थ्रू डिफ्यूज कर नहीं सकता। लेकिन वो जो मेडिकल कंडीशंस आपको बताया है, ओके, एंसेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज, वहां उसके कारण इसका जो टाइट जंक्शन जो है उसका इंटीग्रिटी लॉस होता है और छोटे छोटे पोर्स मिल जाता है इनको, जिसके मदद से वो अंदर जा सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये जो लेयर है सिर्फ एक तरफ नहीं होता, ये पूरे ब्लड वेसल को सर्कुलेट करके होता है, सराउंड करके होता है। ऐसे मान लीजिए ये कोई ब्लड वेसल का ओपनिंग है। ओके, दिस इज द ओपनिंग ऑफ एनी ब्लड वेसल। इसको सराउंड करते हुए ये सब रहता है। फर्स्ट लेयर इज पेरिसाइट। मान लीजिए ये पेरिसाइट का लेयर है। इसके ऊपर होता है एस्ट्रोसाइट्स। इसके ऊपर का लेयर है ग्लायल सेल्स। ओके, ये सब मिलाकर एक टाइट जंक्शन बनाता है। ओके, इस टाइट जंक्शन के मौजूदगी के लिए ही ये हमारा ब्रेन जो है सेफ रहता है। दिस इज एक्चुअली द सिक्योरिटी लेयर। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ब्रेन बैरियर। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप ये अच्छे से समझ चुके हैं ये कॉन्सेप्ट। देखिए, इसके पहले वाले सेशन में हम लोग अबाउट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पैटर्न समझ चुके हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोटीन बाइंडिंग, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ये होता क्या है, हमें पता है कि ब्लड से टिश्यू तक डिस्ट्रीब्यूट होने के चलते हुए ड्रग को बहुत सारे फेज से गुजरना पड़ता है। अब देखिए, हमारे ब्लड में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, आपको पता ही है कि ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे ब्लड में मौजूद होता है। उस प्रोटीन्स के साथ ड्रग का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, इंटरेक्शन होने के बाद देखा गया है ऐसा कि कुछ ड्रग्स जो है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर देते हैं और उस बाइंडिंग के चलते उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न अच्छा नहीं होता। सो उसको हम लोग अभी यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या क्या, कौन कौन से मौजूद हैं हमारे शरीर में। देखिए,
सबसे पहले एल्बुमिन, विच इज वेरी वेरी कॉमन। दूसरा होता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। और उसके बहुत सारे और भी है, मतलब मान लीजिए ग्लोब्यूलिन हो गया। सो ये दोनों ही मेन प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। अब देखिए, हमें स्टडी करना ऐसा होता है, प्रोटीन बाइंडिंग में एक्चुअल केस होता क्या है। देखिए, ड्रग जब ब्लड में प्रेजेंट होगा, ब्लड में जब आएगा, यानी एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग इन ब्लड, ओके, ब्लड में आ चुका है वो। उसके बाद ये इंटरैक्ट करेगा प्रोटीन से, इंटरैक्ट्स विथ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करने के बाद प्रोटीन बाइंडिंग होता है, ओके। ये ड्रग्स गेट बाउंड टू द प्रोटीन, प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग। यहां पे होता क्या है, देखिए, प्रोटीन बाइंडिंग में एक्चुअली फ्री ड्रग और प्रोटीन बाउंड जो ड्रग है, यानी बाउंड ड्रग, आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है, ओके। ये है प्रोटीन बाइंडिंग, यानी ड्रग का कुछ फ्रैक्शन फ्री होता है, कुछ फ्रैक्शन प्रोटीन के साथ बाइंड करके रहता है ब्लड में। और ये जो फ्री सेक्शन है वो ब्लड से डिस्ट्रीब्यूट होके टारगेट टिश्यू तक पहुंचता है, ओके, रिचेस टिश्यू, डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से ही, ऑफ कोर्स, एंड शोज एक्शन, ओके, एक्शन शो करता है। और बाउंड ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है, क्यों? क्योंकि कैपिलरी एंडोथेलियम को पार करने के लिए, परमिशन करने के लिए, इसका पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा ही है। देखिए ना, ऐसे आप प्रोटीन के साथ अगर बाइंड करके रहा हो, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, तो उसके साथ बाइंड करने के लिए ही उसका पार्टिकल साइज बड़ा हो जाता है, सो दैट कैन नॉट डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ओके। ये ब्लड में ही प्रेजेंट होता है। जब देखिएगा फ्री ड्रग मूव हो जाता है, रिमूव हो जाता है ब्लड से, यहाँ से कुछ ड्रग फ्री होके इसको भरपाई कर देता है। सो ये एक इक्विलिब्रियम में रहता है अनलेस द एंटायर ड्रग इज एग्जॉस्टेड, ओके। इसका ये जो प्रोसेस है चलता रहता है। फ्री ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से टिश्यू तक पहुंच चुका, तो यहां से कुछ ड्रग रिलीज होके फ्री हो जाएगा। ऐसा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है। दैट इज एक्चुअल द सिनारियो ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। अब देखिए, हमें समझना जो है, कौन कौन से ड्रग एल्बुमिन और कौन कौन से ड्रग अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करता है। देखिए, मेनली जो एसिडिक इन नेचर होता है, जो ड्रग एसिडिक इन नेचर का होता है, वही एल्बुमिन से बाइंड करता है, ओके। बाइंडिंग के लिए मस्ट बी ऑफ एसिडिक नेचर ड्रग। एसिडिक नेचर का जो ड्रग है वो ही एल्बुमिन से बाइंड करता है। अब देखिए कुछ, मतलब एल्बुमिन का अगर स्ट्रक्चर देखें हम, मान लीजिए एक ऐसा ब्लॉक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए एल्बुमिन है, ह्यूमन सीरम एल्बुमिन, HSA। इसका 4 बाइंडिंग साइट होता है, साइट 1, 2, 3, 4। साइट 1 में मेनली वारफारिन बाइंडिंग साइट, ओके, वारफारिन बाइंडिंग साइट।
आपको पता ही है वारफरिन जो है एक एंटी कोआगुलेंट होता है। दूसरा साइट जो है दैट इज एक्चुअली डायाजेपम बाइंडिंग साइट, डायाजेपम। डायाजेपम जो है वो बेंजोडाइजेपिन ग्रुप का एक सिलेक्टिव हिप्नोटिक्स होता है। आगे चलते हुए हम सीएनएस फार्माकोलॉजी में इसको पढ़ेंगे। साइट 3 जो है दैट इज स्पेसिफाइड फॉर डिजिटॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन जो है एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, जहां पे हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है। चौथा साइट जो है दैट इज टेमोक्सिफेन बाइंडिंग साइट। एल्बुमिन प्रोटीन के साथ जो ड्रग बाइंड होता है दैट इज मेनली एसिडिक इन नेचर। और एल्बुमिन में ये 4 साइट्स प्रेजेंट होते हैं। साइट 1 फॉर वारफारिन, यहाँ पे वारफारिन जाके बाइंड होता है। साइट 2 में डायazepam, साइट 3 में डिजिटॉक्सिन एंड साइट 4 में टेमोक्सिफेन। ये सेक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, आपके कॉलेज का सेमेस्टर हो या जीपैट एग्जाम हो या दूसरा कोई भी फार्मेसी का कंपेटिटिव एग्जाम, वहां पे इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आते दिखे गए हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका है। दूसरा जो प्रोटीन है उसका नाम है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। जो सब ड्रग्स मेनली अल्कलाइन इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ओके। वो सब ड्रग ही मतलब आपका अल्फा 1 एसिड से बाइंड करता है। अब ये प्रोटीन बाइंडिंग का जो सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए, जो डायग्राम आपको पहले दिखाए थे, फ्री ड्रग और बाउंड ड्रग का एक आपस में इक्विलिब्रियम में रहता है, उसके चलते हुए उसका ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है। यानी जो ड्रग ज्यादा प्रोटीन बाइंड करेगा, मोर प्रोटीन बाइंडिंग, लेस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। यानी प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज्यादा हो तो वो ब्लड में ही रह जाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता। अब देखिए, प्रोटीन बाइंड अगर ज्यादा कर जाए तो वो लॉन्ग टर्म एक्शन शो करता है, ठीक है। डिलेड एक्शन शो करता है, स्लो स्लो करके रिलीज होता है। मान लीजिए ऐसे फ्री और बाउंड जो है आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। फ्री ड्रग अपना एक्शन शो कर दिया, उसके बाद बाइंडिंग से कुछ ड्रग फ्री होके यहाँ आएगा, वो अपना एक्शन शो करेगा। इसीलिए एक लॉन्ग लास्टिंग एक्शन शो करता है। सो हाईली प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा हो जाता है। ओके, इसके बाद देखिए, अगर कोई ड्रग का हाईली प्रोटीन बाइंडिंग इन नेचर होने के चलते डिस्ट्रीब्यूशन अगर कम हुआ, सो उसका मेटाबॉलिज्म भी कम होगा। यानी ब्लड तक, मतलब ब्लड से वो टिश्यू तक तो जा नहीं रहा है, इसीलिए उसका मेटाबॉलिज्म रेट भी कम होगा, डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म, ओके। अब मेटाबॉलिज्म अगर कम हो जाए तो उसका एक्सक्रीशन रेट भी कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड एक्सक्रीशन। अब देखिए, एक्सक्रीशन कम हो चुका है यानी बॉडी में ड्रग का प्रेजेंस ज्यादा है। अब इसी के चलते अगर इन केस ऑफ पॉइजनिंग, ओके, अगर वो ड्रग हाईली प्रोटीन बाइंड इन नेचर होता है, इन केस ऑफ पॉइजनिंग, ओके, इन केस ऑफ पॉइजनिंग, यानी ओवरडोज, हाई हाई डोज ऑफ ड्रग दैट इज पॉइजनिंग। अगर वो ड्रग हाईली प्रोटीन बाइंडिंग इन नेचर हुआ, ड्रग रिमूवल इज क्वाइट इम्पॉसिबल।
क्यों? देखिए, ड्रग जो है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर चुका है। अब वहां से उसको निकालना डिफिकल्ट तो होना ही है। अगर वो ब्लड में प्रेजेंट होता तो शायद उसको एक्सक्रीशन करके निकाल सकते थे, लेकिन वो प्रोटीन बाइंड कर चुका है, तो उसका मेटाबॉलिज्म कम हो चुका है और उसका एक्सक्रीशन भी कम हो चुका है, और एक्सक्रीशन कम होने के चलते ही उसको रिमूव करना भी मुश्किल हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। आपको समझाया गया कि प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है। प्लाज्मा प्रोटीन से ड्रग का इंटरेक्शन होता है, वो एक कम्प्लेक्स फॉर्म करके अपना एक्शन शो करता है। एसिडिक इन ड्रग जो नेचर है, एसिडिक नेचर का जो ड्रग है वो एल्बुमिन से बाइंड होता है। एल्बुमिन का 4 बाइंडिंग साइट आपको बताया गया। और जो एल्कलाइन इन नेचर होता है वो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करता है। और प्रोटीन बाइंडिंग के जो मतलब मेडिकल सिग्निफिकेंस वो आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। देखिए, आपको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझा चुके हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे रह गया था, दैट इज अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई ड्रग थायोपेंटोन, आपको दिखा देता है यहाँ पे थायोपेंटोन। ये एक्चुअली अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। आपको जब सीएनएस फार्माकोलॉजी पढ़ाएंगे वहां पे देखिएगा मिलेगा ये ड्रग अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट। ये थायोपेंटोन जो ड्रग है वो एक्चुअली जनरल एनेस्थेसिया के लिए यूज होता है। ओके, फॉर जनरल एनेस्थेसिया। ये ड्रग जो काम करता है सीएनएस में काम करता है। जब इसे इनहेलेशन के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू ब्लड में पहुंचाया जाएगा, उसके बाद वो जल्द से जल्द डिस्ट्रीब्यूट होकर अपना ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ओके, क्योंकि ब्रेन एक हाईली परफ्यूज्ड एरिया है, हाईली ब्लड फ्लो वहां पे है। वहां से देखिए, जब अपना एक्शन शो कर देने के बाद वहां से फ्रॉम हाईली परफ्यूजन कोई ऑर्गन से लेस परफ्यूजन ऑर्गन तक आएगा जहां पे ब्लड फ्लो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी फैट्स। ओके, दिस phenomenon इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब फ्रॉम हाई ब्लड फ्लो रीजन टू लेस ब्लड फ्लो रीजन। ये जो ड्रग का मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर से समझा देते हैं। देखिए, ब्लड से मतलब ब्लड में प्रेजेंट होने के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद, वहां से हाईली परफ्यूजन रेट जहां पे जाता है, ब्लड फ्लो जाता है, वहां पे जाता है, वो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। या टारगेट टिश्यू तक पहुंचता है डिस्ट्रीब्यूशन। वहां पे अपना काम होने के बाद फ्रॉम दैट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब साइट ऑफ एक्शन से ब्लड तक वापस आना, या लेस ब्लड फ्लो रीजन जहां पे है वहां तक आना। यहाँ पे बोले बताया है आपको, ब्रेन से फैट तक, ब्रेन ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है वहां पे, फैट में कम होता है। ये जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ चुका है। अभी हम लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का एकदम आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमें जानना होगा अबाउट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किसी किसी किताबों में इसे अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया गया है। बोथ आर द सेम। ओके, पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, volume of distribution of a particular drug is defined as it is a hypothetical volume. First of all, it is a hypothetical volume of body fluid. Okay, it is a hypothetical volume of body fluid in which the drug gets uniformly distributed. Okay, in which the drug gets uniformly distributed at a concentration
which is equal to its plasma concentration. ओके, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसे शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है वीडी, या किसी किसी किताबों में इसे एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी ए वी डी ये भी लिखा जाता है. बोथ आर द सेम. इट इज एक्चुअली द hypothetical volume of body fluid. First of all, remember this hypothetical volume of body fluid. ओके, ये कोई मतलब रियल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, एक इमेजिनरी वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड होता है इन विच जिसके अंदर एक ड्रग गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी चारों ओर समानता से डिस्ट्रीब्यूट होता है एट ए पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन. ओके, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पैदा करता है which is equal to its plasma concentration. जो इसका एक्चुअल प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जो रीच होता है उसके साथ इक्वल होता है. शायद इसे समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है. देखिए यहाँ पे ऐसे ब्रेक डाउन करके देखते हैं. मान लीजिए ये एक ह्यूमन बॉडी है. ओके, कुछ देर पहले आपको बताया है कि बॉडी में बहुत सारे फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं. इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर. एक्स्ट्रासेलुलर में आपका आ जाएगा फिर से प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स. ओके, सब भूल जाइए. मान लीजिए एक बॉडी ये जो है एक सिंगल कंपार्टमेंट है, सिंगल फ्लूइड कंपार्टमेंट, यानी एक तरह का फ्लूइड ही पूरा सर से लेकर पैर तक यूनिफॉर्मली ऐसा ही है. ओके, ये इंसान एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है. ये फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ है. ओके, पूरा इसके अंदर एक फ्लूइड, एक ही फ्लूइड है भरा हुआ है. अब इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग, मान लीजिए एक्स क्वांटिटी का ड्रग इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है. इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये बॉडी में डिसॉल्व होगा अच्छे से. ओके, पूरी तरह से डिसॉल्व होने के बाद एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पैदा करेगा. इट विल कॉज अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन. अब यहां पे बताया गया है वो जो ड्रग है वो जितना अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व होकर, जितना अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व होके एक कंसेंट्रेशन पैदा करे which is equal to its plasma concentration. उसका एक्चुअल प्लाज्मा कंसेंट्रेशन जितना होता है वो सेम कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड में उसे डिसॉल्व होना पड़ेगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग. आई होप ये डेफिनेशन अभी आपको क्लियर हो चुका है. फिर से आपको बता देते हैं. देखिए, एक पर्टिकुलर ड्रग का बॉडी में जो प्लाज्मा कंसेंट्रेशन एक्चुअली शो करता है वो सेम कंसेंट्रेशन जनरेट करने के लिए एक ड्रग को, पर्टिकुलर अमाउंट ड्रग को जितना अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व होना पड़ेगा वो अमाउंट है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. इसे एक फॉर्मूला की मदद से ऐसे लिखा जाता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग given divided by the plasma concentration. ओके, इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्रग को एक से डिनोट किया जाएगा प्लाज्मा कंसेंट्रेशन और सी से. सो द फॉर्मूला बिकम्स AVD इक्वल टू एक्स बाई सी. ये फॉर्मूला आपके बायोफार्मास्यूटिक्स में बहुत काम आने वाला है. आपको मैथमेटिकल या न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम्स है ये भी सॉल्व करना पड़ेगा. सो आई होप आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो चुका है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें. अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाए रिगार्डिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, देन प्लीज फील फ्री टू कमेंट इनसाइड द कमेंट टैब. मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.